ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। आप बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। ये लास्ट टाइम हमने लेक्चर कंप्लीट किया था, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जिसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि एनालिसिस क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन कैसे डिफरेंट है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि आर्ट और स्ट्रक्चर एनालिसिस डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली काम दोनों में एनालिसिस और डिज़ाइन में ही हो रहा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में आवर फोकस इज ऑन मेथड्स और मॉड्यूल्स ऑफ प्रपोज सिस्टम, whereas object oriented analysis totally depend on objects which will be used in of software और एप्लीकेशन विच वी आर गोइंग टू डिज़ाइन। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में हम मॉड्यूल से ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्ट्स पे करेंगे। पहले पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन होगी और फिर हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो मॉड्यूल्स होंगे वो उस ऑब्जेक्ट में डिफाइन होंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और स्ट्रक्चर एनालिसिस डिज़ाइन में। स्ट्रक्चर एनालिसिस डिज़ाइन में फोकस एट फंक्शनल लेवल, whereas object-oriented analysis totally rely on concepts और objects। और वो objects हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो प्रोजेक्ट हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को हम उन पे मैप कर रहे होंगे और उनकी आइडेंटिफिकेशन करके हम उस पर फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़े थे कि स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमने एसडीएलसी का मॉडल डिस्कस किया था कि व्हाट इज एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉडल भी कह सकते हैं, लीनियर डेवलपमेंट मॉडल भी कह रहे होते हैं और वाटरफॉल भी कह रहे होते हैं। देखिए, एसडीएलसी के डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, प्लानिंग से। प्लानिंग में हम जो एप्लीकेशन डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके सारे टास्क वगैरह डिफाइन करते हैं, कि प्लान करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने बनानी है, क्या क्या चीज़ें पार्ट होंगी, क्या क्या चीज़ें पार्ट नहीं होंगी। फिर जो चीज़ हमने प्लान की उसी के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन कर रहे होते हैं, मीन्स एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस पेज में डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फेज, जब एनालिसिस हो गया, डिफाइन कर दी हमने सारी रिक्वायरमेंट्स कि हमें क्या क्या काम करना है, क्या करना है, फिर देन हम उसका डिज़ाइन दे रहे होंगे कि हम ये काम करेंगे कैसे, डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे। ठीक है, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम डिफरेंट डायग्राम्स बनाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। उस डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए फिर हम कोड राइट डाउन करेंगे, बिल्ड लिख। देन कोडिंग के बाद जो नेक्स्ट फेज होगा, कोड राइट डाउन हो गया, हम टेस्टिंग करेंगे। वी आर डिफरेंट फेजेस ऑफ टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग सबसे पहले होती है, मीन्स आपने इंडिविजुअल जो मॉड्यूल्स और मेथड्स लिखे हैं विद इन अ क्लास, तो आप उनको वन बाय वन टेस्ट करेंगे। उसके बाद उन मॉड्यूल्स को, उन मेथड्स को इंटीग्रेट करके फिर आप दोबारा से टेस्टिंग करेंगे। दैट वुड बी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर जो आपने हार्डवेयर वगैरह इन्वॉल्व करना है, अगर आपका हार्डवेयर रिक्वायर्ड है और पूरा एक कंप्लीट सिस्टम बना के आप उस सिस्टम को टेस्ट करेंगे। सिस्टम टेस्टिंग के बाद फिर आपके पास होगी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसकी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की भी दो टाइप होती हैं, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग वो जब आपका आपका जो एप्लीकेशन है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर बैठकर आपके टेस्टर्स और डेवलपर्स मिलकर टेस्ट कर रहे होंगे, वो अल्फा टेस्टिंग होगी। बीटा टेस्टिंग क्या होगी कि आप अपने सॉफ्टवेयर का एक वर्जन जिस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में उसको रन होना है, मीन्स कस्टमर साइड पे आप जो है वो अपने सिस्टम को जो है वो अपलोड कर दोगे और वहाँ पे जाके उसी लाइव उस एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट करोगे। उसमें कुछ यूजर्स बैठ के, कुछ यूजर्स की क्लासेस बैठ के उस सिस्टम को टेस्ट करेंगे और वहाँ बीटा टेस्टिंग यूजर कर रहे होंगे। और अल्फा टेस्टिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर, मीन्स अभी आपने सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं किया, अभी आपके एनवायरनमेंट में ही है, उसी एनवायरनमेंट के अंदर ही आप उसको टेस्ट कर पा रहे हो, और वो डेवलपर और टेस्टर्स होते हैं। जबकि बीटा टेस्टिंग में आप उस सॉफ्टवेयर को उसके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर देते हो और वहाँ पे कुछ यूजर्स बैठ के उसको टेस्ट कर रहे होते हैं लाइव, और जो फिर एरर होता है और वो टेस्टिंग फेज ही होता है, अभी वो डिप्लॉय नहीं हुआ होता, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए आप उसको वहाँ पे अपलोड कर रहे होते हो या लॉन्च कर रहे होते हो।
देन टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, यूज़र सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव एनवायरनमेंट में रन करवा देते हो, डिप्लॉय करवा देते हो। ओके गाइस, ये सारे पेजेस हमने वन बाय वन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, प्लानिंग में क्या होगा, डिफाइनिंग में हम क्या चीज़ें कर रहे होंगे, एसआरएस डिफाइन कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट्स को हम लिस्ट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, उस एसआरएस को एज एन इनपुट यूज़ कर रहे होते हैं और सिस्टम का आर्किटेक्चर डेवलप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट बन रही होती है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। फिर उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, कोड राइट डाउन करते हैं, लैंग्वेज चूज़ करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में हमने कोडिंग करनी है। नेक्स्ट फेज में हमारे पास टेस्टिंग होती है, जैसे मैंने आपको टेस्टिंग का प्रोसीजर अभी बताया है। फिर उसके बाद हम उसको मार्केट में डिप्लॉय कर रहे होते हैं और थ्रू आउट उसकी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्यूरी? नो मैम। नो मैम। ओके, नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों होती है, जब हम क्यों कोई भी जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं। हम नोटेशन ऑन कर देते हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हम जब कोई मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन जो हम कर रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंटेशन की हमें ज़रूरत क्या है। हम कोडिंग पे ही क्यों एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं, हम पहले एनालिसिस करें और एनालिसिस करके भी हम उसके लिए फिर एसआरएस बनाएं। फिर जब एसआरएस बन गया तो डिज़ाइन फेज में हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाएं। तो हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो एक रिटन डिस्क्रिप्शन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। So a written description forms a common understanding of activities among the software developers। ठीक है, जब हमारे पास एक चीज़ डॉक्यूमेंट होती है तो उस डॉक्यूमेंट को व्यू करके कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर ज़बानी कलामी हम कह रहे हैं कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट दी, हमने कहीं उसको लिख लिया लेकिन उसको कहीं हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया, कहीं उसके हमने डेफिनेशन नहीं दी, तो फिर उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। और जब हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके लिए एक रिटन डिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है, सो दैट सबके लिए एक मॉड्यूल या एक उसकी एक ही मीनिंग हो। Helps in identifying inconsistencies, redundancies and omissions in the development process। ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकें आपके इनकन्सिस्टेंसी कहाँ है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ डॉक्यूमेंट होगी तो उस डॉक्यूमेंट में इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिडंड कौन सी चीज़ ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है, जो रिपीट नहीं होनी चाहिए, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको ओमिट कर देनी चाहिए, जो आपको डिस्कार्ड कर देनी चाहिए डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो वो सारी चीज़ें अगर डॉक्यूमेंट होंगी तो इजीली आप सारी प्रॉब्लम्स को कैटर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Why model life cycle? The development team must identify a suitable life cycle model। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये चूज करना है कि कौन सा मॉडल ऐसा है जिस पे हम काम कर सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल। तो हमारे पास जो डिफरेंट मॉडल्स हैं तो उनकी बेसिकली सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमने कौन सा चूज करना है। ठीक है, द डेवलपमेंट टीम मस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल लाइफ साइकिल मॉडल। एप्लीकेशन की टाइप को देखते हुए आपकी जो है वो टीम वो डिसाइड कर सके कि उन्होंने कौन सा मॉडल चूज करना है। ठीक है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन भी मॉडल वेरी कर रहे होते हैं। एंड देन एडहेयर टू इट। ठीक है, उसके बाद फिर उसको अडॉप्ट करें। वंस यू हैव चूज द प्रोसेस मॉडल कि हमने इस प्रोसेस मॉडल पे काम करना है, तो उसकी तमाम उसको जो है अडॉप्ट करना, उसके तमाम फीचर्स को, उसकी तमाम प्रोसेस फ्लो को जो है वो मैप करना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेवलपमेंट टीम की। और प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देखने के लिए कि वो सारी चीज़ें वो प्रोसेस मॉडल एज इट इज़ वैसे ही फॉलो हो रहा है जिस तरीके से प्रोसेस मॉडल की डेफिनेशन डिफाइन है। Primary advantage of adhering to a life cycle model is helps development of software in a systematic and disciplined manner। ठीक है, किसी भी प्रोसेस मॉडल को फॉलो करने का बेसिक एडवांटेज ये है कि हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग हमारे टीम मेंबर्स को पता है और वो उसी की बेसिस पे टीम मेंबर्स अपनी जो है वो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच इन एंड डिसिप्लिन मैनर आपको बताने में हेल्प आउट कर रहा होता है आपका प्रोसेस मॉडल। ठीक है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, कोई भी वर्किंग प्रोडक्ट वर्किंग मॉडल, तो उसके लिए देयर मस्ट बी अ प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग अमंग टीम मेंबर्स एज टू व्हेन टू डू व्हाट। ठीक है, टीम मेंबर्स के लिए क्या होने चाहिए? एक प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से हमने काम करना है, कब क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो प्लान रिक्वायरमेंट से अगर चीज़ें डिफाइन हो कि ये टास्क इस ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, तो हर किसी को अपना टास्क भी पता होगा और ड्यूरेशन भी पता होगी और डिपेंडेंसी भी पता होगी कि अगर मुझे कोई टास्क असाइन है और मुझसे पहले वाले टास्क है, तो मुझे पता है कि मुझसे पहले वाला टास्क कंप्लीट होगा तो मैं अपना टास्क स्टार्ट करूँगी। तो ईच एंड एवरीथिंग पहले से हर किसी को पता होगी और ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी आपको कौन दे रहा होता है? एक प्रोसेस मॉडल। अदरवाइज इट वुड लीड टू chaos एंड प्रोजेक्ट फेलियर्स। ठीक है, अगर कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई प्लान नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, कोई गाइडलाइन नहीं होगी, तो उसके लिए रीजन से आपको फिर बहुत ज़्यादा chaos क्रिएट होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और प्रोजेक्ट कैन लीड टूवर्ड्स द फेलियर एज वेल। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विल नेवर सक्सीडेड इफ, अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कभी भी जो है वो सक्सीड नहीं होगा अगर एक इंजीनियर स्टार्ट वन इंजीनियर स्टार्ट राइटिंग कोड। ठीक है, एक ने डायरेक्ट कोड स्टार्ट कर दिया, अदर कंसंट्रेट्स ऑन राइटिंग द टेस्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट। मींस हर कोई अपनी अपनी जो है वो डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक मेन सिंगल डायरेक्शन नहीं है कि जिसमें पता हो कि पहले हम क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। ठीक है, एक ने कोडिंग स्टार्ट कर दी, दूसरा जो है वो टेस्ट केसेस राइट डाउन कर रहा है, तीसरा जो है वो फाइल का स्ट्रक्चर बता रहा है कि हम जो काम करेंगे वो कैसा होगा। अनदर डिफाइंस इनपुट आउटपुट फॉर हिज क्वेश्चन फॉर। हर कोई अपने अपने एंड से काम कर रहा है। ठीक है, हमारे पास कोई एक डायरेक्शन नहीं है कि जिस एक फ्लो नहीं डिफाइन जिस फ्लो के अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं। व्हेन अ लाइफ साइकिल मॉडल इज एडहेयर टू, जब आप किसी लाइफ साइकिल मॉडल को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? एनी टाइम फेयरली एक्यूरेटली टेल एट विच स्टेज डिजाइन कोड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट इज। ठीक है, आपका जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उससे बता सकते हैं कि अभी हम किस फेज पे हैं, उसको पता होना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग। अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस होगी वो कौन मैनेज कर रहा होगा? प्रोजेक्ट मैनेजर की। उसका टास्क है कि वो किस तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, स्टार्ट से लेकर एंड तक कौन सा टास्क रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, रन टाइम पे अगर कोई रिसोर्स छोड़ के जा रही है तो उसके जो काम है वो किस और रिसोर्स को असाइन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा होता है? ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द प्रोजेक्ट मैनेजर वुड हैव टू डिपेंड ऑन द गेसेस ऑफ द टीम मेंबर्स। ठीक है, अगर जो है वो कह रहे हैं कि आपके पास एक्सप्लिसिटली आप जिस फेज पे हो, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टली बता सकता हो कि अभी हम प्रोजेक्ट के इस फेज में हैं, अभी हम डिजाइन फेज में हैं, एनालिसिस में हैं, कोड कर रहे हैं। सो इजीली वो, क्योंकि उसके पास अगर पूरा रिकॉर्ड है, वो ट्रैक कर रहा है, साथ साथ जो है वो ट्रैकिंग भी कर रहा है प्रोजेक्ट की, तो वो इजीली बता सकता है। और अदरवाइज अगर वो नहीं बता पा रहा, इट मीन्स के
कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, वो प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर रहा प्रोजेक्ट को, या तो फिर उसको किस पे रिलाई करना पड़ेगा, टीम मेंबर्स या गैसेस पे, जिस पे टीम मेंबर गैस कर रहे हैं कि शायद हम एनालिसिस फेज में, मतलब ना टीम को कंफर्म पता है ना प्रोजेक्ट मैनेजर को पता है। ठीक है, ये वाटरफॉल सीक्वेंशियल मॉडल हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, जिसमें सीक्वेंशियल मॉडल जिसको हम कह रहे हैं, ट्रेडिशनल मॉडल, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, क्लासिकल लाइफ साइकिल एंड लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, introduced by Royce in 1970. The outcome of one phase acts as the input for the next phase sequentially. देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने अभी जैसे पहले देखा था, प्लानिंग होगी फिर एनालिसिस होगा। इट मीन्स जब तक प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी हम एनालिसिस फेज में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे इस मॉडल की एक लिमिटेशन क्या है, फेजेस आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होगा उसके नेक्स्ट वाला फेज कंप्लीट नहीं होगा। लाइक इट्स नेम, इट्स वाटरफॉल, वाटरफॉल मीन्स इट्स फ्लो फ्रॉम अपर टू डाउनवर्ड पोजीशन। ठीक है, वन बाय वन फेसेस उसी डायरेक्शन में परफॉर्म होंगे। आप प्लानिंग करके डायरेक्ट डिजाइन या कोडिंग में नहीं जा सकते, आपने प्लानिंग करके एनालिसिस में ही जाना है, एनालिसिस के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद कोडिंग। तो इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आप काम कर रहे हो। All these phases are cascaded to each other, in which progress is seen as flowing steadily downwards like a waterfall through the phases. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि सब फेजेस इस सीक्वेंस में कनेक्ट हैं एक दूसरे से, कि आप उसको आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कि वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड पोजीशन। जैसे वाटरफॉल होता है, जैसे पानी को अगर हम स्टेयर से हम गिराना शुरू करें तो पहले स्टेयर वन जो सबसे पहले होगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और वो वन बाय वन सारी स्टेयर्स को, लेकिन वन बाय वन, ऐसा नहीं हो सकता कि थ्री छोड़ के वो फोर पे जो है वो पानी जो है वो हमारा हिट करे। The next phase is started only after the defined set of goals are achieved for previous phase and it is signed off, so the name waterfall model. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास नेक्स्ट फेज तभी स्टार्ट होगा जब प्रीवियस फेज के सारे गोल्स अचीव हो चुके होंगे और सारे टास्क कंप्लीट हो चुके होंगे, तभी हम नेक्स्ट फेज में मूव करेंगे। ये हमारे पास एक पूरी सिस्टमेटिक सीक्वेंशियल अप्रोच है जो कि सिस्टम लेवल पे होती है और प्रोग्रेस करती है थ्रू द एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ये वही है जो हमने अभी फर्स्ट लास्ट क्लास में भी देखा था, जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल एप्लीकेशन, वाटरफॉल कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए यूज हो सकता है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि हर प्रोजेक्ट या हर एप्लीकेशन हर प्रोसेस मॉडल के लिए सुटेबल नहीं होती। सो अगेन वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल की भी कुछ फंक्शनैलिटी है, कुछ ऐसे वो है कि ये किस, जो जिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए ये हेल्पफुल होता है हमारे लिए। एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपर is different and requires a suitable SDLC approach to follow. ठीक है, हर सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप कर रहे हैं वो दूसरे से डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने अपने मॉडल को रीडिफाइन करना होता है। Some situations where the use of waterfall model is most appropriate are, ऐसे सिनेरियो जहाँ पे वाटरफॉल जो है वो बेस्ट सुइटेबल है, वो कौन कौन से हैं। रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, क्लियर एंड फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी अमंग द फेजेस बहुत ज़्यादा है। तो पहले फेज में हम प्लान करेंगे, और प्लान तभी हो सकता है पूरे प्रोजेक्ट का जब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हों। अगर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होगी तो प्लान कंप्लीट नहीं होगा कभी भी, और प्लान जब कंप्लीट नहीं होगा तो आप एनालिसिस पे नहीं जा सकेंगे, डिज़ाइन पे नहीं जा सकेंगे। तो फेजेस की बहुत स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है, इसी वजह से स्टार्ट फेज पे ही रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, मीन्स इट कैन नॉट बी फर्दर चेंज, एंड इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड एज वेल, प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो ताकि उसी को हम प्लान करें, उसी को एनालिसिस करें और उसी को डिजाइन करें। प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट सेम रहे, मीन्स उसका स्कोप आगे जाके चेंज ना हो। जो मेन फोकस है, जो चीज़ हमने बनानी है, क्यों बनानी है, उसके जो रीजंस हैं वो थ्रू आउट सेम रहे, स्टेबल रहे, चेंज ना हो बार बार। ऐसा ना हो कस्टमर कहे कि हाँ ये भी ऐड कर दो, ये फीचर भी ऐड कर दो। स्टार्ट से ईच एंड एवरीथिंग टीम मेंबर्स को भी और कस्टमर को भी पता हो। टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एंड इज नॉट डायनेमिक। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आपके पास टेस्ट केसेस के लिए हो, चाहे आप
प्लानिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, वो तमाम टीम मेंबर्स को पहले से पता हो, उस पे काम करना आता हो और वो थ्रू आउट चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपने एमएस प्रोजेक्ट यूज़ किया प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, फिर बाद में कहा नहीं अब हम तो कोई और टूल यूज़ कर रहे हैं। थ्रू आउट सेम रहे, बार-बार चेंज ना हो। देयर आर नो एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स, ऐसी रिक्वायरमेंट्स ना हो जिसमें कोई एम्बिगिटी या कोई कंफ्यूजन हो। एवरी रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। बहुत स्टार्ट फेज से ही सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए। एम्पल रिसोर्सेज विद रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज आर अवेलेबल टू सपोर्ट द प्रोडक्ट। ठीक है, आपके पास जो आप एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हैं उसके लिए जो एक्सपर्टीज रिसोर्सेज में रिक्वायर्ड हो वो पहले से ही जो है वो अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि आपने प्रोजेक्ट चूज कर लिया, आपने रिक्वायरमेंट बता दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब हम रिक्वायरमेंट जो रिसोर्सेज हैं वो तो बाद में हायर करेंगे। ठीक है, जो एक्सपर्टीज रिक्वायर आपके पास रिसोर्सेज हैं वो पहले से आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि उन्हीं को माइंड में रख के आप प्लान करोगे कौन सा टास्क कौन कब और कैसे कर रहा होगा। The project is short. The main important thing is the project is short because this point is connected with point one. अगर प्रोजेक्ट शॉर्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्टार्ट फेज पे ही सारी रिक्वायरमेंट्स को फिक्स कर दें। देखिए, अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, यूजर ज्यादा है, तो रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होंगी और उन रिक्वायरमेंट्स को स्टार्ट में ही डिफाइन करना और फिक्स कर देना इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है कि बड़े प्रोजेक्ट को आप पहले से रिक्वायरमेंट को फिक्स कर दें, बिकॉज सॉफ्टवेयर की जो नेचर है या जो हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ये फ्लेक्सिबल नेचर है। फ्लेक्सिबल नेचर मीन्स यू कैन ऐड और डिलीट एनीथिंग एनी टाइम। तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें आप रिक्वायरमेंट को कभी भी स्टार्ट में फिक्स नहीं कर सकते। डिसएडवांटेजेस तो इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर आप थ्योरी को पढ़ना चाहें तो पढ़ना, उसके अलावा जो डिसएडवांटेज है वो मैं आपको यहाँ पे अभी बता देती हूँ। फर्स्ट डिसएडवांटेज तो ये है कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होंगी और उन ज्यादा रिक्वायरमेंट्स को आप कभी भी एक टाइम पे एक्सप्लिसिटली नहीं बता सकते। ठीक है, थ्रू आउट प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस हो रही होंगी और फिर उसके लिए फिर वाटरफॉल मॉडल सुटेबल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि फेजेस की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब तक प्लानर प्लानिंग कर रहा होगा, जब तक बाकी टीम मेंबर्स वेटिंग स्टेट पे होंगे, एनालिसिस वाला बैठा होगा, डिजाइन वाला बैठा होगा, कोडर जी बैठे होंगे। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि कस्टमर कम्युनिकेशन जो है, कस्टमर से कम्युनिकेट और कोलैबोरेट आप वेरी फर्स्ट पेज पे कर रहे होगे जहाँ रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो। उसके बाद एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, वहां तक कस्टमर की जो है कम्युनिकेशन और इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगी। यूजर की इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट। एक डिसएडवांटेज और ये है कि आपके पास जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है हमारे पास, टिल द लास्ट फेज, जब तक आप टेस्टिंग या डिप्लॉयमेंट नहीं करने जा रहे होगे, जब तक कोई भी वर्किंग प्रोडक्ट नहीं होगी आपके पास, हर फेज के एंड में एक डॉक्यूमेंटेशन मिल रही हो, एक डॉक्यूमेंट होगी, कोई एक ऐसा वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा जिसको आप चेक कर सकें। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है वाटरफॉल का, कि हमारे पास जो है हर प्रोडक्ट के एंड में डॉक्यूमेंट है, हर जो फेज है वाटरफॉल का उसके एंड में एनालिसिस के बाद एक डॉक्यूमेंट। मीन्स कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर या वर्किंग एप्लीकेशन हमारे पास टिल द लास्ट फेज नहीं डेवलप होगी। जब आप लास्ट फेज पे जाएंगे वहां पे कोई चीज ऐसी होगी कि हाँ, जिसको आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन बनना शुरू हो गई, वरना हर चीज डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, दूसरी चीज ये कि वाटरफॉल मॉडल में फेजेस डिपेंडेंसी है, और इन केस अगर किसी एक फेज पे जाके आपको एरर पता चला बहुत देर का, लेट्स से प्लानिंग का एरर है, अगर जो एरर है या जो प्रॉब्लम है उसी फेज के अंदर रहते हुए सॉल्व हो गई तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो आगे चली गई तो फिर हम उसको एरर नहीं, हम उसको डिफेक्ट और बग कंसीडर करेंगे, और उसको ठीक करने की कॉस्ट और टाइम, अगर वो उस फेज के अंदर होता है जहाँ वो डिफाइन किया है, वहां अगर सॉल्व नहीं किया, आगे बढ़ गया, तो उसको ठीक करने की टाइम और कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बेसिस पे ग्रो करेगी। लेट से अगर एक एरर है, एक प्रॉब्लम है, अगर वो रिक्वायरमेंट फेज के अंदर या प्लानिंग फेज के अंदर रहते हुए हमने ठीक किया होता, तो उसकी कॉस्ट लेट सपोज 3 होती,
और उसको ठीक करने का टाइम हमारे पास हम कह सकते हैं 5 आवर्स फॉर एग्जांपल। वही एरर लेकिन हमने उसको सॉल्व नहीं किया, हमने कहा ठीक है इसको आगे जाने दो, अभी हम बाद में देखेंगे। वो एनालिसिस पे गया, एनालिसिस पे भी जाके आपने उसको जो है वो कैच नहीं कर पाए और डिज़ाइन फेज पे चला गया आप। डिज़ाइन फेज पे जब आप आर्किटेक्चर बनाने लगे तब आपको आइडेंटिफाई हुआ हाँ कि वहाँ पे एक एरर था जो हमने नहीं सॉल्व किया, वो ना एनालिसिस में कैच हो सका, अब डिज़ाइन में हम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो उसकी कॉस्ट 3 थी, हो सकता है अब डिज़ाइन पे उसको ठीक करने की कॉस्ट अब 15 हो जाए, और हमारे पास उसको ठीक करने का वहाँ पे ड्यूरेशन टाइम कितना था, 5 आवर्स, हो सकता है अब हमारे यहाँ पे 1 डे लग जाए या 2 डेज लग जाए। तो अगर एक फेज के अंदर एरर है, उसको आपने वहाँ ओवरकम नहीं किया, नेक्स्ट फेज पे जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ का एरर है, यहाँ ठीक हो गया तो ठीक है, यहाँ आए नहीं ठीक हुआ, उसको आपने ओवरकम नहीं किया, यहाँ आए इम्प्लीमेंट करते वक्त, कोड करते वक्त आपको पता चला वो ये तो एरर है। तो फिर जब आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको यहाँ ठीक करें और दोबारा यहाँ आए, आपको दोबारा उसी सीक्वेंस में वापस जाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन से आप डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन से जाने के बाद आप उसको करेक्ट करने से पहले आप एनालिसिस में जाएंगे, उसको करेक्ट करेंगे, उसके जो जो चेंजेस जहाँ जहाँ इफेक्ट हो रहा होगा उस सबको एनालिसिस में चेंज करेंगे, जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा फिर डिज़ाइन में आएंगे। अब जो नया एनालिसिस, अपडेटेड एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन भी अपडेट होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशन भी अपडेट होगा हमारे पास। तो ये भी इस मॉडल की क्या है, एक लिमिटेशन है। It suffers from the fact that the client's feedback is received when the product is finally delivered। ठीक है, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कस्टमर कोलैबोरेशन बहुत कम होगी। कस्टमर का फीडबैक आपको तब मिलेगा जब प्रोडक्ट अपने फाइनल फेजेस में होगी, वहां जाके कस्टमर का फीडबैक आपको मिल सकता है। And hence any errors in the requirement specification are not discovered until the product is sent to the client after completion। और उसमें कोई एरर जो है, अगर कस्टमर, अगर कोई ऐसा एरर है जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में था, ठीक है, यानी कि आपने उसको रिक्वायरमेंट फेज में ही सही से नहीं प्रॉपर लिस्ट डाउन किया, वो एरर थ्रू आउट एनालिसिस डिजाइन पूरे प्रोजेक्ट में आता चला जाएगा। और जब कस्टमर फीडबैक देगा, कस्टमर कहेगा मैंने इसमें एक फीचर ये भी तो कहा था, वो आपने कहीं वो तो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब जब आप अपने पास देखेंगे तो वो आपने अपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में मिस किया हुआ था। ठीक है, तो फिर सारी चीजें आपको रीवर्क करनी पड़ेंगी। दिस therefore has major time and cost related consequences। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट पड़ रहा होता है वाटरफॉल का, वो आपके टाइम एंड कॉस्ट पे होता है। एज जैसे जैसे काम तो हो जाता है, प्रोजेक्ट बन भी जाता है, एप्लीकेशन बन भी जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होती है सॉर्ट ऑफ, लेकिन आपके पास टाइम और कॉस्ट का इफेक्ट आता है। ठीक है, आप कस्टमर ने कहा नहीं मैंने तो ये चीज़ भी कही थी, आपको ये चीज़ भी करनी है, तो फिर आप वही चीज़ दोबारा से रीवर्क कर रहे होंगे। सो रीवर्क मीन्स एक काम पहले किया उसको फिर दोबारा से रीडिफाइन करेंगे, दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी। नेक्स्ट मॉडल इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अच्छा, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक ही मॉडल नहीं है, क्योंकि हर मॉडल के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। लेकिन अगर बहुत शॉर्ट प्रोजेक्ट है, इजी प्रोजेक्ट है और सेम एप्लीकेशन है, उस पर काम पहले भी हुआ है, तो उसके लिए वाटरफॉल बेस्ट सुटेबल है, क्योंकि आपने पहले भी काम किया है, आपको आइडिया भी है। और अगर कस्टमर भी सेम है, उसी कस्टमर के लिए आपने पहले उस टाइप की कोई एप्लीकेशन बनाई है, तो फिर आपको, जब कस्टमर सेम है तो आपको उसकी नेचर का भी पता होगा। ठीक है, कि किस टाइप की उसकी नेचर है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशन थी, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉडल चूज हुआ कि क्यों ना हम कोई और मॉडल भी यूज़ करें, तो और प्रोजेक्ट की और एप्लीकेशन की नेचर भी डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट नेचर के प्रोजेक्ट के लिए वी शुड हैव डिफरेंट प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल बेसिकली हमें काम करने का तरीका बता रहे होते हैं कि जब हम, हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है, तो हम उस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे कैसे उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किन फेजेस की बेसिस में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग अप्रोच ऑल्सो नोन एज एवोल्यूशनरी अप्रोच। एवोल्यूशनरी अप्रोच मीन्स कि उसी को ही हमने अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बना दें, उसी को इनहेंस करके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व कर दें। Came to picture because of failures that occurred in the final versions of the software application developed using the waterfall
अप्रोच। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है वो क्यों इनिशिएट हुआ, क्योंकि हमारे पास जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स थे लास्ट वर्जन जो वाटरफॉल अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस थी, उसको ओवरकम करने के लिए फिर हमने सोचा कि हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल पे भी काम कर सकते हैं। A prototype is a simple implementation of the system that shows limited and main function capabilities of the proposed system. ठीक है, वहां पे एक प्रॉब्लम क्या थी वाटरफॉल में, रिक्वायरमेंट कि हम कह रहे हैं कि स्टार्ट फेज पे हम एक्सप्लिसिटली या जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं बता सकते। अब अगर लेट से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस कोर्स प्रोजेक्ट इस कोर्स के लिए जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसकी सारी रिक्वायरमेंट मुझे आज ही बता दें अभी अभी, तो क्या आप बता सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल ना, आपको टाइम लगेगा और टाइम लगेगा। और थ्रू आउट अगर आप 1-2 घंटे में बता भी देंगे तो हो सकता है बाद में आपको चीज़ें याद आ रही हों कि इसमें ये भी होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए। सो एक्सप्लिसिटली एक ही टाइम में किसी भी एप्लीकेशन की तमाम रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली बता देना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं। वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल हमें क्या कह रहा है कि जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हो, उसकी आप एक लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ दिखा दो थ्रू फ्रंट एंड। ठीक है, वी हैव डिफरेंट प्रोटोटाइपिंग टूल्स एज वेल। तो क्या कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ फ्रंट एंड दे रहे होते हैं कि अगर यूजर सबसे पहले लॉगिन फॉर्म होगा, साइन अप फ्रेम होगा, रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो आगे चला जाएगा। उसको मेन्यू भी होगा, मेन्यू में सारे 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 ऑप्शन गिवन होंगे। जिस ऑप्शन पे वो क्लिक करेगा तो उसकी स्क्रीन पे चला जाएगा। तो वो सिर्फ नेविगेशन बता रहा है कि बटन के क्लिक होने पे इंटरफेस कैसे काम कर रहा है। बैक एंड पे ना तो डेटाबेस है ना कोडिंग है, बट सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए प्रोटोटाइपिंग को हम एज अ मॉडल भी डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर अ प्रोटोटाइप इज बिल्ड, ठीक है, आपने एक प्रोटोटाइप बना ली, इट इज डिलीवर्ड टू द यूजर फॉर द इवेल्युएशन। आपने क्या किया, अब जबानी कलामी बात नहीं हो रही, आपने एक इंटरफेस बना दिया, आपने फिर उसको यूजर के हैंड ओवर कर दिया। आप यूजर से कह रहे हैं कि आप इस इंटरफेस को इवेल्युएट करें और अपने प्रोजेक्ट को उसमें मैप करके बताएं कि उसके अकॉर्डिंगली सही है या नहीं है। The prototype help the users determine how the feature will function in the final software। ठीक है, प्रोटोटाइप आपको ये आपके यूजर को हेल्प आउट कर रही होगी कि जो फाइनल उनकी एप्लीकेशन बननी है वो किस तरीके से काम करेगी। द कस्टमर प्रोवाइड सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स ऑन द प्रोटोटाइप। उसी टाइम पे कस्टमर आपको बता रहा होगा, आपको यूजर बता रहा होगा कि हाँ इस फीचर में ये एनहेंसमेंट हमें करवानी है। द डेवलपमेंट टीम इम्प्लीमेंट द सजेशन। जो सजेशन आपके यूजर ने दी होगी उसको इम्प्लीमेंट करी होगी आपकी टीम इन द न्यू प्रोटोटाइप which is again evaluated by the user। अब उसको आप अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे यूजर इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है एज कम्पेयर टू वाटरफॉल। वाटरफॉल में नहीं थी। यहाँ पे आप क्या करें, आप रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, उसकी प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं। प्रोटोटाइपिंग बेसिकली यूजर इंटरफेस, कि आपकी एप्लीकेशन बनने के बाद ऐसे काम करेगी जबकि उसमें एक्चुअल कोड नहीं है। When the final prototype is developed, the requirement is considered to be frozen। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जब एक प्रोटोटाइप डेवलप हो जाएगी और कस्टमर भी उसको फाइनल कर देगा तो फिर उस पे आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फ्रोजन हो जाएगी, यानी कि फिक्स हो जाएगी। फिर उस रिक्वायरमेंट में फर्दर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब कस्टमर से आपने कोलैबोरेट करके, कस्टमर ने ही उसको फाइनलाइज किया है। वो जब फाइनलाइज हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, उसको फ्रीज कर देंगे। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। The prototyping approach is used in the requirement gathering and in the analysis phase to capture the exact requirement of the proposed system। ये जो प्रोटोटाइपिंग अप्रोच हम यूज कर रहे होते हैं वो यूजुअली किस फेज में यूज कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस फेज में हमें हेल्प आउट कर रही होती है, और इसमें यूजर से भी हम फीडबैक ले रहे होते हैं डायरेक्टली। आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स आर फ्रोजन, जब आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी, द रिमेनिंग फेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम।
ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स फ्रीज हो गई, फाइनलाइज हो गई, आपको भी पता चल गया कि कस्टमर क्या चाह रहा है, और वो यूजर इंटरफेस की फॉर्म में ही आपने कस्टमर से इवेलुएट भी करवा चुके हैं आप। सो फिर रिमेनिंग फेसेस पे आप काम करेंगे, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, इम्प्लीमेंटेशन उसी प्रोटोटाइपिंग को माइंड में रखते हुए आप सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। प्रोटोटाइपिंग मॉडल की जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले आपके पास इनिशियल रिक्वायरमेंट्स आएंगी कस्टमर की, आप डिज़ाइन करेंगे उसको। डिज़ाइन मीन्स कौन सा डिज़ाइन होगा, जो उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन। प्रोटोटाइपिंग बना लिया आपने, प्रोटोटाइपिंग बनाने के बाद कस्टमर को इवेलुएट करवाया, कस्टमर ने इसको देखा, अपनी रिव्यूज़ और सजेशंस दिए, आपने उसको डिज़ाइन को अपडेट किया, फिर से प्रोटोटाइपिंग क्रिएट की, कस्टमर इवेलुएशन। थ्रू आउट ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे ही कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, आप उसको डेवलप करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, मेंटेन करेंगे। एक चीज़ अगर आपने नोट की हो तो फेजेस सारे वही हैं जो प्रोसेस मॉडल हमने लीनियर प्रोसेस मॉडल या वाटरफॉल में देखे थे। इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, बस एक चीज़ प्रोटोटाइपिंग और ये रिव्यू एंड सजेशन की है। ठीक है, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, फेजेस वही हैं, बट उसकी सीक्वेंस चेंज हो गई। फेजेस काम सारा वही रहेगा, आगे जितने भी प्रोसेस मॉडल हम यूज़ करेंगे, बस उसकी सीक्वेंस और ऑर्डरिंग में डिफरेंस आ गया। यहाँ पे हमने डिज़ाइन के साथ एक नई चीज़ ऐड कर दी, प्रोटोटाइपिंग, और ये प्रोटोटाइपिंग से रिलेटेड उसके टास्क है, जिसकी बेसिस पे हम अपने डिज़ाइन को क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। ठीक है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे।